हेलो एवरीवन, मैं हूं आयशा। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज है। वाटर एक हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में भी उसका यूज़ करते हैं, जैसे कि वाटर को ड्रिंक करने के लिए, ठीक है, या कुक को फूड करने के लिए, या फिर वॉशिंग के लिए, ठीक है। ये जो हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए, इवन जो हमारी फैक्ट्री है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वाटर का यूज़ होता है। एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। हमारा जो अर्थ है, इसमें जो 3/4 पार्ट है वो हमारा अर्थ का वो कवर्ड है किस चीज़ से? वाटर से। जैसे कि आप देख रहे होंगे कितना ब्लू हमें देखने के लिए मिलता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 70% कितना 70% जो है वाटर अवेलेबल है हमारी अर्थ पर। जो हमारा फ्रेश वाटर है जो कि हम अपने डेली पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो सरफेस रन से आता है या फिर ग्राउंड वाटर। सरफेस रन मतलब कि जो रिवर में पानी फ्लो करता है उसको हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ के लिए, ठीक है। वाटर जो है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को देखिए किस तरीके से वाटर इवापोरेट होता है। जब हमारी काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, जो सन की हीट है वो वाटर पे पड़ती है, ठीक है। वाटर देन उसके बाद इवापोरेट होता है, ठीक है। गर्मी की वजह से, सन की हीट की वजह से इवापोरेट होता है क्लाउड फॉर्म में, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। और जब ये क्लाउड फॉर्म में आता है देन फिर वो जब बारिश होती है तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं उसको? प्रेसिपिटेशन। उस फॉर्म को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, जब हमारी बारिशें पड़ती हैं। देन फिर जो पहाड़ी इलाकों पे हमारी जो बारिश पड़ती है, स्नो पड़ती है, फिर ये जो स्नो है हमारी इस तरीके से ये जम जाती है, और जब फिर दोबारा इसके ऊपर सन की हीट पड़ती है और ये पानी पिघल कर ये नदियों में बहने लग जाता है, ठीक है, और फिर ये ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है, वाटर किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। आई होप आपको अच्छे समझ आएगी ये साइकिल। अब देखो स्टूडेंट, हमारे अर्थ पर 70% वाटर अवेलेबल है, ठीक है। बट फिर भी जो यूएन वर्ल्ड वाटर डिपार्टमेंट है, 2003 में उन्होंने एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि 2025 वाले समय है, मतलब जो 2025 आने वाला समय है, उसमें बिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो सफ़र करेंगे वाटर स्कार्सिटी, ठीक है, वाटर स्कार्सिटी से। अब ऐसा क्यों? ठीक है, मतलब 70% हमारे पास वाटर अवेलेबल है, फिर भी क्यों वाटर स्कार्सिटी की सिचुएशन हमें देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। तो देखते हैं क्या रीजन है इसके आगे। कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, इसके 2 रीजन्स है। पहला है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। तो पहले हम क्वांटिटेटिव रीजन्स को पढ़ते हैं, क्या है। तो क्वांटिटेटिव रीजन्स में पहला है आउटकम्स ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, मतलब जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। डोमेस्टिक यूज़ के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा वाटर का यूज़ करेंगे। अब दूसरा है हमारा इरीगेटेड एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। अब एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो लैंड को इरीगेटेड किया जाता है उसमें काफ़ी ज़्यादा वाटर यूज़ किया जाता है। तो लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है वाटर का? एग्रीकल्चर, ठीक है। फार्मर जो हैं, जो एग्रीकल्चर करते हैं, उनके खेतों में खुद के वेल्स होते हैं। वेल्स मतलब कुएँ, ठीक है, जिनसे वो अपना इरीगेशन वर्क करते हैं, ठीक है, वाटर यूज़ करते हैं। दूसरा उनके ट्यूब वेल्स भी होते हैं। ट्यूब वेल्स के मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। ये इस तरीके से होते हैं इनके ट्यूब वेल्स, ये सीमेंट के बनाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए कितने हाई प्रेशर से जो है पानी आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ठीक है, इससे जो हमारा ग्राउंड वाटर है वही कम होता जा रहा है, उसका लेवल कम होता जा रहा है ग्राउंड वाटर का। ये कितनी स्पीड से पानी इस तरीके से बना कर रखते हैं वो, और फिर ये जो है इनके लैंड को इरीगेट करता है। ये सारा वाटर जो है इनका लैंड पे जाता रहता है अपने आप। हाँ, इवन जिसके खेत होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा, ठीक है। जो अब जैसे कि ये जो ट्यूब वेल्स है, इससे क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो ग्राउंड वाटर का लेवल्स है वो कम होते जा रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बिल्कुल अफेक्ट कर रहा है उसको। तीसरा है हमारे इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है। The increased number of industries exerting pressure on existing freshwater resources। अब जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही हैं उसकी वजह से जो भी हमारा फ्रेश वाटर है रिसोर्सेज है उस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में वाटर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। इंडस्ट्री मतलब जैसे कि मैंने बताया
जो हैवी यूज़र्स है वाटर का, एक एग्रीकल्चर भी और दूसरा इंडस्ट्रीज़ भी, ये दोनों एक हैवी यूज़र्स है वाटर्स का। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा वाटर की नीड होती है। साथ ही साथ इसमें जो इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए जो पावर चलती है, ठीक है, वो भी वाटर की हेल्प से ही चलती है, ठीक है। जो एनर्जी है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से मिलती है, ठीक है। वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है इंडस्ट्रीज़ में, वो किससे मिलती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से। अब आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि इंडिया में कितना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट करता है टोटल इलेक्ट्रिसिटी में? तो इंडस्ट्रीज़ को जो 22% जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर से मिलती है इंडस्ट्रीज़ को, और अदर जो हमारे परसेंट है वो न्यूक्लियर से या फिर थर्मल पावर है उनसे मिलती है, ठीक है। जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और कॉलोनीज़ हैं सिटीज़ में, वहाँ पे खुद के लोगों के पास जो है ग्राउंड वाटर पंपिंग होते हैं, जिसको बोलते हैं नल। जो पहले के लोग समय में, अभी भी जो अब विलेज के जगह जाएंगे हम तो वहाँ पे नल होते हैं उनके खुद के, ठीक है। तो वो अपनी वाटर को नीड्स की कंप्लीट करने के लिए उनके पास खुद के नल होते हैं। तो इससे भी क्या होता है, उनके जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी कम होता है, ठीक है। अब है हमारा क्वालिटेटिव रीजंस। अभी हमने क्वांटिटेटिव रीजंस पढ़े थे, ठीक है। अब हमारा क्वालिटेटिव रीजंस है। जैसे कि देखिए, वाटर जो है मतलब इतना अवेलेबल है जिससे कि लोगों की जो नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है। बट लेकिन तभी भी जो है वाटर स्कार्सिटी की सिचुएशन हमें देखने के लिए मिलती है कुछ एरिया में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, क्योंकि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ का जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा बैड क्वालिटी का है। इवन आप, जैसे मैं अपना लाइफ एग्जांपल बताती हूँ, कुछ इस तरीके से यहाँ पे एरिया है जहाँ पे जैसे कि हम फ़िल्टर का जो वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है। फ़िल्टर का वाटर जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा फ़िल्टर होकर आता है, जो हम आरओ का पानी पीते हैं, ठीक है। अब इस एरिया में इस तरीके से इतना गंदा पानी आता है, इतना बैड क्वालिटी वाटर है कि वहाँ पे फ़िल्टर भी काम नहीं करता है। वो बहुत जल्दी जल्दी मतलब हर महीने उसको ठीक कराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो वाटर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी है। इवन जो वाटर जो है पॉल्यूटेड हो गया है, जो लोग डोमेस्टिक यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो उसमें हम नदियों में फेंक देते हैं, ठीक है, और जो लोग डोमेस्टिक यूज़ करते हैं, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वाटर पॉल्यूटेड हो चुका है। तो इसी वजह से काफ़ी जगह पर हमें बैड क्वालिटी ऑफ वाटर देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ जो केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स हैं जो कि हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से केमिकल्स हैं, इससे क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़राब हो जाती है, इससे लैंड भी ख़राब हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व एंड मैनेज वाटर? हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए वाटर का और मैनेज करना चाहिए? पहला है हमारा टू सेफ गार्ड अवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हज़ार्ड्स। जितनी भी हमें हेल्थ प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा वाटर की पॉल्यूशन की वजह से होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाटर पॉल्यूटेड हो चुका है। तो इस वजह से अगर वाटर को हम कंजर्व करेंगे, अच्छे से मैनेज करेंगे, तो हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। दूसरा, अगर वाटर को मैनेज करके रखेंगे, हमारे जो फूड सिक्योरिटी भी अच्छी होगी, मतलब अच्छा खाने के लिए मिलेगा। अगर हम फूड को कुक करते हैं, अगर पानी अच्छा नहीं होगा तो हमारा फूड भी सिक्योरिटी हमें नहीं मिलेगी, अच्छा फूड खाने के लिए नहीं मिलेगा। तीसरा है कंटिन्यूशन ऑफ आवर लाइवलीहुड्स एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। हमारी जो लाइवलीहुड्स है वो भी अच्छी रहेगी, ठीक है, अच्छे से कंटिन्यू करेगी, और जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है मतलब कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो भी उससे अच्छी होगी, ठीक है। तो चौथा है हमारा प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम। जितना भी हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है इससे वो भी डिग्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई डू वी नीड टू कंजर्व एंड मैनेज वाटर, तो आप इनको 4 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। मल्टीपर्पज़ रिवर्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपर्पज़ रिवर्स के बारे में, मतलब डैम्स के बारे में, ठीक है, और साथ ही साथ किस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए, साथ ही उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। अब पहले के समय में, एंशिएंट टाइम में, कुछ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते थे वाटर को कंजर्व करने के लिए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है, in the 1st century BC, Srivingapura near Allahabad had sophisticated water harvesting system channeling the flood water of the river Ganga। ये इस तरीके से एक श्रीवंगापुरा, ये इलाहाबाद के पास एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, मतलब कि जो वाटर को कंजर्व करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। इवन जब फ्लड आता है, ठीक है, इसलिए बनाया गया था, जब फ्लड आता है तो उसका पानी जो है इसमें भर जाओ, और इसका इस तरीके से इसका बनाया गया था चैनल कि जो सारा पानी है वो जो गंगा रिवर है उसकी तरफ चला जाए, ठीक है।
जो हमारा दूसरा है वो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बना था, जो बनते थे डैम्स, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम। चंद्रगुप्त मौर्य सभी जानते होंगे कि कितना उनका पीरियड जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है उनका, ठीक है। इस तरीके से उनकी लेक्स या फिर ये इरिगेशन वर्क के लिए पानी को स्टोर करके रखते थे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर जो डैम्स, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम जो था वो बनवाए जाते थे, एक्सटेंसिवली बिल्ड किए जाते थे, ठीक है, वाटर को कंजर्व करने के लिए। तीसरा है हमारा जो एविडेंसेस मिलते हैं इरिगेशन वर्क के, पहला जो मिले थे कलिंगा, जो कि अब उड़ीसा बोलते हैं इसको हम। दूसरा है नागार्जुन कोंडा में मिले थे, जो कि आंध्र प्रदेश है प्रेजेंट टाइम में। तीसरा है बैनर, जो कि कर्नाटक बोलते हैं अब हम। और चौथा है कोल्हापुर, जो कि हम महाराष्ट्र बोलते हैं। ये जो यहाँ पे जो जगह है हमें एविडेंसेस देखने के लिए मिले इरिगेशन वर्क के, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो वाटर को रिजर्व करके रखते थे। एग्रीकल्चर पे जो इरिगेट किया जाता है लैंड को, उस टाइम पर वो यूज़ करते थे उस वाटर का। चौथा है हमारा 11वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, एक भोपाल लेक बनाई गई थी। कौन सी? भोपाल लेक बनाई गई थी, जो कि एक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। और जो हमारी मतलब कि वो खुद नहीं बिल्ड हुई थी लेक, ठीक है। कुछ लेक होती हैं जो अपने आप बनती हैं, बट लेकिन इसको आर्टिफिशियली इसको बनाया गया था इस भोपाल लेक को, ठीक है, 11वीं सेंचुरी में। पांचवा है हमारा 14वीं सेंचुरी में हौज खास टैंक बनाया गया था दिल्ली में, जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था इल्तुतमिश ने। जैसे कि मैंने और जगह देखा है, बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कंस्ट्रक्ट कराया था, बट आपकी एनसीईआरटी बुक में यही लिखा है, तो आप यही लिखना इल्तुतमिश ने कंस्ट्रक्ट कराया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने एक सीरी फोर्ट बनाया था उस टाइम पर, ठीक है। तो वहाँ पे जो वाटर सप्लाई करने के लिए उस सीरी फोर्ट में तो उन्होंने एक हौज खास टैंक बनाया था, जिससे कि वाटर सप्लाई होता था यहाँ से सीरी फोर्ट में। इस तरीके से एक टैंक था जहाँ पे कि वाटर ये रिजर्व किया जाता था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डैम्स के बारे में कि डैम्स किस तरीके से, ठीक है, कंजर्व करते हैं वाटर को और मैनेज करते हैं वाटर को। ट्रेडिशनली जो डैम्स है वो जो रिवर्स का पानी है डैम्स में लाने के लिए, और जो रेन वाटर है उसके कंजर्व करने के लिए, इसके लिए बनाए जाते थे, ठीक है। जो कि बाद में जो है उसका जो एग्रीकल्चर फील्ड में लैंड को इरीगेट करने के लिए डैम्स का वाटर भी यूज़ किया जाता है। मोस्टली जो सबसे मेन पर्पज़ था डैम्स का बनाने का, फ्लड को कंट्रोल करने का, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे। Dams were traditionally built to import rivers and rainwater that could be used later to irrigate agriculture field. डैम जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रेडिशनली जो रिवर्स होते हैं वो उस तरीके से बनाते हैं जो रिवर्स का पानी है वो डैम्स में जाए, ठीक है। और जो रेन वाटर है साथ में वो भी इसका कलेक्शन हो रेन वाटर का, बाद में जो है उस पानी का वो यूज़ करते थे एग्रीकल्चर फीड के लिए भी, ठीक है। जो डैम्स है ये क्यों हेल्पफुल है, ठीक है। पहला कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। आसपास जितने भी डैम के जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 22% हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। दूसरा है हमारा इरिगेशन एक्टिविटीज़ के लिए काम आते हैं ये डैम्स, ठीक है। तीसरा है हमारा ये वाटर सप्लाई करते हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी। जितने भी डैम्स के पास लोग बाग रहते हैं वो अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इस वाटर का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके पास वो भी इंडस्ट्री यूज़ के लिए भी काम आता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि ये फ्लड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो फिश ब्रीडिंग है वो भी इसमें होती है। डैम जो है उसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, इरिगेशन एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल के लिए भी, डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी, ठीक है। और फ्लड को भी कंट्रोल करता है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया था मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। जैसे कि हम कुछ डैम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए सतलज बीज रिवर, ठीक है। इस रिवर से क्या बना था, एक जो कि इस रिवर से बना था कहाँ पे, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, ठीक है। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, जो कि इसका जो प्रोजेक्ट का जो डैम था उसका जो वाटर था वो बहुत इरिगेशन और जो हाइडल पावर है उसके लिए यूज़ होता था इसका वाटर। दूसरा है हमारा हीराकुंड प्रोजेक्ट, ठीक है। ये जो है इसमें क्या करते थे, जो वाटर जितना भी होता था फ्लड के टाइम पे, जो फ्लड आता था वो सारा वाटर कंजर्व करके रखता था डैम्स। जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी डैम्स के बारे में। क्या कही थी वो हम देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। उन्होंने कहा कि मॉडर्न इंडिया का टेम्पल्स हैं डैम्स। और उन्होंने सही भी कहा था, क्योंकि जो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जितना भी हमें ब्रिटिश ने जो पूरे इंडिया को हमारा
जो इकोनॉमी थी बिल्कुल बेकार करके गए थे, ठीक है। अब जो है उसने हमारा डैम्स ने डेवलपमेंट भी किया और प्रोग्रेस भी किया हमारे नेशंस का, ठीक है। तो ठीक है, हाँ, इसने साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी हेल्प की, ठीक है, अर्बन इकोनॉमी में भी हेल्प की इसने, तो डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट हुआ इसकी वजह से। तो ठीक है, हाँ, इसको एक तरीके से उन्होंने बोला कि मॉडर्न टाइम्स में इंडिया ये टेम्पल्स कहा जाता है डैम्स को। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड डैम्स हैव कम अंडर स्क्रूटनी एंड अपोजिशन। अब देखिए, जितने भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं साथ ही साथ इन्होंने डेवलपमेंट तो किया था, ठीक है, बट लेकिन अब किसी चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं तो साथ ही साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। तो क्यों लोग जो है अपोज करने लगे डैम्स को, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला क्या था उसको अपोज करने का डैम्स को, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग इफ़ रिवर अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो। जो नेचुरल फ्लो है रिवर्स का वो इसको अफेक्ट करता था डैम्स। किस तरीके से देखते हैं, जैसे कि पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वर। जैसे कि रिवर्स में से जब ये पानी आता है डैम्स में, तो रिवर्स में क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पत्थर रेता होता है, ठीक है ना। तो वो सब कलेक्ट होके कहाँ जाता है, वो डैम्स में जो नीचे का एरिया होता है वहाँ पे वो सब बॉटम में पूरा इकट्ठा हो जाता है, सारा जितना भी सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो जितने भी पुअर हैबिटेट्स होते हैं डैम्स के अंदर, ठीक है, उनको एक्वेटिक लाइफ को जो है उनको हार्म पहुँचता है, ठीक है, क्योंकि उनको क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। जितने भी एक्वेटिक फौना होते हैं डैम्स के अंदर उनको माइग्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि जितना भी जो सेडिमेंट हैं, जो पत्थर हैं, सारे रेता जो है नीचे जम जाता है बॉटम में, ठीक है। उसकी वजह से वहाँ पे भी जो एक्वेटिक फौना जैसे फिश वगैरह होते हैं वहाँ पे फंस जाती है और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है डैम्स हार्म करते हैं एक्वेटिक लाइफ को भी। और साथ ही साथ जहाँ पे भी जो डैम्स बनते हैं वहाँ का जो एरिया का जो वेजिटेशंस होता है वो सब उसी में मिल जाता है डैम्स में। और जितनी भी वहाँ पे सॉइल होती है वहाँ के आसपास एरिया की, वो भी पूरी काफ़ी लंबे समय तक के लिए ख़राब हो जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाटर की वजह से जितना अगर सॉइल को वाटर भी दिया जाता है ज़्यादा तो वहाँ पे सॉइल ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से लैंड जो है ख़राब हो जाता है। लार्ज डैम्स ऑल्सो बीन द कॉज ऑफ मैनी न्यू इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। जो लार्ज डैम्स हैं हमारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, वो कुछ इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स के कारण भी बने। क्या थे वो हम पढ़ते हैं अभी। जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स है जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और तहरी डैम आंदोलन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म किया था, तभी ये हमारे आंदोलन स्टार्ट हुए थे। ये जो प्रोजेक्ट है डैम्स, ये किस पर्पज़ के लिए बनाए गए थे, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। बट लेकिन अब ये बनाए जाते हैं तो जहाँ पे भी जो डैम्स बनाए जाते हैं वहाँ के जो कम्युनिटीज़ रहती हैं, ठीक है, उनको अपना एरिया वहाँ पर छोड़ना पड़ता है, ठीक है। जो लोकल कम्युनिटीज़ रहती हैं उनको अपना जो लार्ज स्केल पे उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि लोग माइग्रेट करते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी डैम बनते हैं वहाँ पे कोई इनकी जो लोगों की ज़मीन उनसे ले ली जाती है, जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है। दूसरा, जो लोकल पीपल होते हैं जैसे कि मैंने अपने बताया, वो अपने साथ लैंड तो देते हैं बट लेकिन उनकी लाइवलीहुड्स भी उनके साथ छिन जाती है। अगर अब देखिए, अगर अब डैम्स की वजह से लोकल पीपल को हेल्प नहीं हो रहा, उनसे बेनिफिट नहीं हो रहा है इन सब प्रोजेक्ट से, तो किसको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। अब किसको बेनिफिट हो रहा है, लैंड ओनर्स, ठीक है। और जो लार्ज फार्मर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो अर्बन सेंटर्स है उनको फ़ायदा हो रहा है। क्यों, लैंड ओनर्स और जो लार्ज फार्मर्स के लिए, क्योंकि उन पे जो इरीगेशन के लिए वो अपना वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे फार्मर्स लोकल पीपल होते हैं उनकी जो वहाँ से उनके लिए जगह उनसे छीन ली जाती है। और जो लैंड ओनर्स लार्ज फार्मर्स होते हैं वहीं पर वो अपने एग्रीकल्चर उनका काम होता है और वो इरीगेशन मतलब जो वाटर यूज़ करते हैं वो अपने एग्रीकल्चर पे, ठीक है, उनको फ़ायदा होता है। दूसरा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उस एरिया में वहाँ पर वो अपने वाटर सप्लाई करते हैं, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और जो अर्बन सेंटर्स होते हैं उनको भी इनसे फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये जो सब लोग हैं, लैंड ओनर्स, लार्ज फार्मर, इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन सेंटर, इन सबको इन प्रोजेक्ट से फ़ायदा होता है। और जो लोकल पीपल है उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, उनसे जो वहाँ से उनको हटा दिया जाता है, उनकी लैंड उनसे ले ली जाती है और उनसे उनकी लाइवलीहुड छीन ली जाती है। तो लोकल पीपल को बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होता है इन लार्ज डैम से, ठीक है। और जो बड़े पीपल हैं, लैंड ओनर्स, लार्ज फार्मर, इंडस्ट्रियल, इन सबको इनको फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्ट का क्या फ़ायदा जिससे लोगों की ज़मीन छिन जाए। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न। अब देखो, इन लार्ज डैम्स की वजह से जो क्रॉपिंग पैटर्न है, ठीक है, वो चेंज हो गया। किस तरीके से, जो फार्मर्स हैं अब उनको इतनी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी मिल रही है, जो लोग डैम्स के पास रहते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, पहले वो
फूड क्रॉप करते थे, ठीक है, ग्रो करते थे, अब उन्होंने कॉमर्शियल क्रॉप ग्रो करने लगी। कॉमर्शियल क्रॉप क्या होती है, जैसे कि कॉटन, जूट, शुगर केन, इस तरह की क्रॉप है, इनसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है फार्मर्स को, जितना वो प्रोड्यूस करते हैं उससे ज़्यादा उनको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया अब फूड क्रॉप से किस में, कैश क्रॉप में, ठीक है, इसको कॉमर्शियल क्रॉप बोलते हैं। अब जैसे कि ये जो कॉमर्शियल क्रॉप है इसमें काफ़ी ज़्यादा वाटर देते हैं, ठीक है, मतलब इरिगेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए इसमें। तो एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से सॉइल के जो सॉइल में जो सॉल्ट आ जाता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा वाटर देंगे, वाटर में सॉल्ट होता है तो नीचे इसमें सॉल्ट आ जाता है, इसी वजह से क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें एक सोशल लैंडस्केप भी देखने के लिए मिलता है, जैसे कि सोशल गैप देखने के लिए मिलता है हमें रिच फार्मर्स और जो पुअर फार्मर्स है उन दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि जो लार्ज डैम्स है उनके पास अपना एग्रीकल्चर काम कर रहे हैं, ठीक है, फार्मर्स वो तो काफ़ी ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, और जिनके पास जो डैम्स के पास नहीं रहते हैं लोग, ठीक है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा वो लोग पुअर हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो डैम्स के पास रह रहे हैं उनको एग्रीकल्चर करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही है, तो वो वाटर को यूज़ करते हैं डैम का अपना इरिगेशन की लैंड के लिए, ठीक है। और साथ ही वो अब उन्होंने शिफ्ट कर दिया है कॉमर्शियल क्रॉप पे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। बट लेकिन जो पुअर पीपल हैं, ठीक है, वो कॉमर्शियल क्रॉप्स नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमर्शियल क्रॉप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव इरिगेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो अभी भी पुअर हैं क्योंकि उनके पास इतनी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है जिससे कि वो अपने क्रॉप को ग्रो कर सकें। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स क्रिएट इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। अब देखिए, अब ये लार्ज डैम्स की वजह से इंटरस्टेट में भी जो है लड़ाइयाँ होने लगी, ठीक है, स्टेट के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी वाटर की वजह से, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डैम्स जो होते हैं वो रिवर से फ्लो होते हैं, ठीक है, तो रिवर से इसका शेयर होता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में। जैसे कि हम इसको इंटरस्टेट का जो लड़ाई हुई थी, डिस्प्यूट हुआ था, उसका एग्जांपल देते हैं, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। कृष्णा और जो गोदावरी रिवर है इन दोनों के बीच एक डिस्प्यूट हुआ था। देखिए, जैसे कि कृष्णा रिवर जो है वो पास होती है इंडिया के स्टेट से, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये 4 स्टेट है, यहाँ से ये कृष्णा रिवर पास होती है। और जो गोदावरी रिवर है वो पास होती है स्टेट महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो 3 स्टेट जो है इसमें कॉमन है, कौन सी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसमें भी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 3 स्टेट कॉमन है, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से डिस्प्यूट हुआ। जो कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट हुआ वो क्यों हुआ, वो इस वजह से एक ऑब्जेक्शन उठाया गया, जो कर्नाटक और जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऑब्जेक्शन उठाया। क्यों? क्योंकि जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट थी उन्होंने वाटर का डाइवर्शन कर लिया था, जैसे कि कोयना एक रिवर है, वहाँ से उन्होंने अपनी तरफ महाराष्ट्र की तरफ एक वाटर डाइवर्जन करने का तरीका बनाया, ठीक है, अपने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे महाराष्ट्र ने क्या किया, अब जैसे कि मैंने बताया कि वाटर का जो डाइवर्शन किया कोयना से। अब जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया वहाँ की गवर्नमेंट ने कि ये जो है वाटर का इतना ज़्यादा यूज़ कर रही है, मतलब जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश स्टेट में वहाँ तो वाटर जा ही नहीं रहा है, ठीक है, और महाराष्ट्र इतना ज़्यादा वाटर का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो फ्लो है, मैंने बताया कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में वाटर नहीं फ्लो हो पा रहा था और महाराष्ट्र में फ्लो हो रहा था, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट में, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास ये जो वाटर फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो हमारी जो एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो यही था कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, अदरवाइज़ आपको फिर भी नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक सेपरेट वीडियो आपको ये इस पर बनाऊँगी। लार्ज डैम्स कॉज ऑफ एक्सट्रीम फ्लड। देखो, जैसे कि मैंने आपको भी पीछे बताया था कि जो डैम थे उसका मेन पर्पस था वो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, ठीक है, बट ऐसा नहीं था। क्यों, देखते हैं हम आगे। जो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन उठे थे इस जो प्रोजेक्ट पर डैम्स के, वो इसी वजह से हुए थे क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए बना था वो पर्पज़ पूरा नहीं हो पाया, वो पर्पज़ फेलर हो गया, ठीक है। जिस पर्पज़ के लिए बना, जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्लड कंट्रोल करने के लिए, वो जो पर लेकिन वो फ्लड कंट्रोल नहीं कर पाता था डैम, तो इसी वजह से जिस मेन पर्पज़ के लिए बना था वो इसीलिए ऑब्जेक्शन उठे, क्योंकि जो मेन पर्पज़ वो तो पूरा अचीव हो ही नहीं पाया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया आयरनिकली जो डैम्स जो थे वो कंस्ट्रक्टेड किए गए थे
फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, बट वो कंट्रोल नहीं कर पाए डैम्स। ठीक है, जो ज़्यादा बड़े डैम्स होते हैं मोस्टली वो अनसक्सेसफुल रहे फ्लड को कंट्रोल करने में, क्योंकि जब एक्सेसिव रेनफॉल होती थी, काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती थी, तो जो डैम्स है वो काफ़ी ज़्यादा भर जाते थे। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, जैसे कि जब ज़्यादा रेनफॉल होती थी, डैम्स भर जाते थे, तो उसको वाटर को निकालने के लिए, जब वाटर निकलता था उसी वजह से फ्लड आता था। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में सिचुएशन आई थी फ्लड की। वो क्यों आई थी? क्योंकि जो डैम्स का जो वाटर है, जब ज़्यादा बारिश के समय से जब वो भर जाता है, तो उसका वाटर रिलीज़ करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, ठीक है, बाहर निकाला जाता है। उसी की वजह से जो है जितने भी आसपास के वहाँ पे एरिया होते हैं, वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन हमें देखने के लिए मिलती है। क्यों? जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि ये डैम्स होते हैं, जब ये पूरा ऊपर तक भर जाते हैं एक्सेसिव, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेन की वजह से, तो इस तरीके से इसका पानी बाहर निकाला जाता है। ठीक है, जब बाहर निकाला जाता है तो जो भी आसपास के यहाँ पे एरिया होते हैं, यहाँ पे फ्लड की सिचुएशन हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो मेन पर्पस इसका क्या था कि जब बारिश आएगी और काफ़ी ज़्यादा बारिश आएगी तो इसका पानी इसमें भर जाएगा, बट लेकिन अब इसमें भर जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा इसमें भरने की वजह से ये बाहर भी निकाला जाता है पानी, और बाहर निकालने की वजह से आसपास की जितने भी एरिया है, यहाँ पे फ्लड की सिचुएशन हमें देखने के लिए मिलती है। तो इसी वजह से जिसका मेन पर्पस है वो पूरा नहीं हो पाया, तो इसलिए काफ़ी बड़ा कारण है इसका कि वो फ्लड को कंट्रोल नहीं कर पाया लार्ज डैम्स। सो थैंक यू, ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर के ऊपर हमारा लास्ट टॉपिक बचा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उस पर हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी ही कवर अप कर लेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।